नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे की। तो उत्तराखंड के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अपने गांव के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे आज मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने गाँव वालों का हालचाल जाना है। दौरे के दूसरे दिन सीएम ने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और काफी समय बाद अपने उत्तराखंड के पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं यमकेश्वर यहां पर। और जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने गांव वालों का हालचाल जाना है, उनसे बातचीत की है और बच्चों के साथ भी वक्त बिताया है। तो सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। तो योगी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। कल उन्होंने अपनी माताजी का आशीर्वाद लिया था, परिवार वालों के साथ वक्त बिताया था। वो तस्वीरें जो है वो काफी भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। जब अपने गांव में जनता को संबोधित भी कर रहे थे सीएम योगी, तो भी भावुक नजर आए थे। और आज इनके दौरे का दूसरा दिन है। आज महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव पहुंचे हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कल उनके दौरे का पहला दिन था, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। उत्तराखंड दौरे के दौरान अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अपनी मां का आशीर्वाद भी उन्होंने कल लिया था और आज भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो आगरा में एक साधु इस भीषण गर्मी में 42 दिनों तक आग के घेरे में 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम है फक्कड़ बाबा। उन्होंने दावा किया है कि वो 18 साल से अन्न का त्याग कर चुके हैं। आगरा के उदासीन अखाड़ा में आप जाएंगे तो कुछ माहौल जो है वो गर्म नजर आएगा। ये अखाड़ा थाना न्यू आगरा क्षेत्र के न्यू मऊ में है। वो कहते हैं कि उनकी तपस्या इसलिए है कि विश्व में शांति और प्रेम बना रहे। बाबा का कहना है कि मुख्यमंत्री और महंत योगी आदित्यनाथ उनके भाई जैसे हैं। आपको बता दें कि फक्कड़ बाबा हर साल अक्षय तृतीया के दिन से अपने चारों ओर गोलाई में 22 स्थानों पर उपलों को जलाते हैं। उसके बीच हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर 42 दिनों तक रोजाना 12 घंटे तक तप करते हैं। बाबा का कहना है कि वो भगवान को प्रसन्न कर ना तो कोई सिद्धि या वरदान पाना चाहते और ना ही उन्हें किसी और चीज का लालच है। इधर ताजमहल में जलाभिषेक की जिद पर अड़े अयोध्या के सामने तपस्वी अखाड़े के जगत गुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने 6 मई तक के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया है। सुबह परमहंसाचार्य ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि आगरा के पुरातत्व अधीक्षक के बुलाने पर वो यहां आए थे, लेकिन प्रशासन ने मुझे बीच में रोक दिया। 4 घंटे घुमाने के बाद कीठम झील गेस्ट हाउस ले जाया गया। यही उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैं भगवा पहना हुआ हूं। वहां इन लोगों का कहना था कि सिर्फ टोपी लगाने वाले ही जा सकते हैं, बाकी लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्न जल का त्याग कर दिया है और ये तो मुझे अनुमति देंगे, नहीं तो मैं आमरण अनशन करूंगा, ये कहना है परमहंसाचार्य का। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता प्रदीप रावत हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहली बात तो ये कि कल बाबा पहुंचे थे, 12 बजे वो ताजमहल जाना चाह रहे थे। अब अपनी बातों पर अभी भी परमहंसाचार्य अड़े हुए हैं। अब उनका क्या कुछ कहना है, दूसरी तरफ प्रशासन क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर जो तमाम आरोप परमहंसाचार्य ने लगाए हैं? राशि देखिए, जब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आगरा में अपने शिष्य के साथ ताजमहल देखने के लिए आए थे, तब उनको एएसआई के और सीएसएफ के कर्मचारियों ने अंदर प्रवेश नहीं दिया था और उसके बाद वो वहां पर अपना रोष व्यक्त करते हुए चले गए थे। लेकिन वहां पर अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि वो वापस आएंगे और वहां पर अपने भगवा वस्त्रों के साथ और ब्रह्मदंड के साथ वो अंदर प्रवेश करेंगे। और जो एएसआई के अधीक्षक हैं राजकुमार पटेल, उन्होंने भी उनको आमंत्रित किया था और 5 मई को आने की बात कही थी, लेकिन वो 3 तारीख को आ जाते हैं और 3 तारीख को पूरे देश में ईद उद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा था। ऐसे में ये विवादास्पद और अपने आप में
संदेहास्पद है कि इस तरीके की घटना देश के अंदर, क्योंकि प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ईद त्योहार है और वो उस दिन आते हैं। आगरा प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और प्रवेश का, ताजमहल में प्रवेश को लेकर अड़े रहे। उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट किया गया। जब वो एक निजी होटल से ताजमहल के लिए निकले, तब उनको आगरा पुलिस ने वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको एक कीटम, जो आगरा से लगभग 25 किलोमीटर के दूर है, वहां पर ले गए। उनको समझाने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां पर हाउस अरेस्ट होने की जानकारी पर उनको उन्होंने एक चेतावनी दे दी और घोषणा कर दी है कि वो अन्न और जल का त्याग कर देंगे। और सुरक्षा दृष्टि से वहां पर मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और जो प्रबंध जगत गुरु हैं, उनसे मोबाइल और उनके शिष्य से मोबाइल ले लिया गया है और किसी भी तरीके का उस क्षेत्र के अंदर ही प्रवेश नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे संत इस मामले में क्या लेते हैं, लेकिन आगरा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए, और कहीं ना कहीं परमहंसाचार्य भी सुर्खियों में है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए प्रदीप। आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर ललितपुर में 13 साल की नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में थाना अध्यक्ष समेत 6 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म के लिए मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला थाना पाली का है, जहां पर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को 4 युवकों ने बहला फुसलाकर भोपाल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया है। 3 दिनों तक ये गैंगरेप किया गया। जब किशोरी किसी तरह अपने घर पहुंची और पुलिस के पास गई, तो वहां तैनात थाना अध्यक्ष ने भी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसे चाइल्ड लाइन वेलफेयर के सुपुर्द कर दिया गया है। किशोरी को अभी के मामले पर चाइल्ड लाइन में पूछताछ हुई तो पीड़ित किशोरी ने पूरे मामले का खुलासा किया है। ललितपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब इस पर 6 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। कल एक बच्ची अपनी माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई, तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया, फिर थाना अध्यक्ष ने। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो आजम खान मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति मामले में दायर है जमानत याचिका। हाईकोर्ट ने 5 महीने से सुरक्षित रखा है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फैसला भी संभव। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से वक्त मांगा था। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता आनंद राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला भी संभव नजर आ रहा है। देखिए रात्रि, ये प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल आजम खान पे कुल टोटल 72 मामले दर्ज थे, जिसमें से उन्हें 71 मामलों में जमानत मिल गई और 72वें मामले यानी शत्रु संपत्ति के मामले में उनको सरकारी वकील की तरफ से एक कागज दाखिल किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि इस मामले से जुड़े हुए नए तथ्य अब सामने आए हैं, जिसको लेकर इसको सुनवाई फिर से की जानी चाहिए। तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 मई डेट लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज होनी है। हो सकता है इस मामले में कई अहम फैसले आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले की पूछताछ पूर्वक सुनवाई होनी है, तो जज इसकी सुनवाई करेंगे और आजम खान आज बाहर आएंगे या अंदर रहेंगे, इस बात का फैसला होगा। जी रात्रि। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कल देर शाम दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव को लेकर आज वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगी। शाम 4 बजे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारतीय जन चेतना के संवाहक पुस्तक का विमोचन होगा। उपराष्ट्रपति भवन में विमोचन होगा और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उपराष्ट्रपति भवन में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। दिग्गजों के साथ चर्चा होगी। चंपावत उपचुनाव को लेकर बातचीत हो सकती है। भारतीय जन चेतना के संवाहक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित है उपराष्ट्रपति भवन में, जहां पर शामिल होने के लिए धामी भी पहुंचेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि कल देर शाम दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और
उपचुनाव को लेकर आज वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर, शाम 4 बजे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जन चेतना के संवाहक पुस्तक का विमोचन होगा। उपराष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए धामी भी पहुंचने वाले हैं। कल योगी उत्तराखंड पहुंचे हुए थे, उनके साथ नजर आए थे धामी, और आज दिल्ली पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, दिल्ली पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, क्या कुछ उद्देश्य है उनके दिल्ली जाने का? और चंपावत उपचुनाव भी है, इसे देखते हुए कितना अहम माना जा रहा है उनका ये दिल्ली दौरा? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वह दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी कि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही जो वहां पर कयास ये भी लगाई जा रही है कि कई केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही जो उपराष्ट्रपति भवन है वहां पर पुस्तक का विमोचन है, हेमंती नंदन बहुगुणा की पर आधारित पुस्तक का विमोचन है, तो उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही चुनाव की जो रणनीति है, चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि चंपावत चुनाव की घोषणा हो गई है, कहीं ना कहीं यह दौरा अहम माना जा रहा है। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होगी और इसके साथ ही क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई, तो चारधाम यात्रा में भी निमंत्रण केंद्रीय नेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह दौरा जो है वह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, अगर नवीन हम बात करें धामी के दिल्ली दौरे की, तो कब तक वो दिल्ली में रहेंगे, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, निश्चित तौर पर आज देर शाम तक वह दिल्ली में ही रहेंगे। इसके साथ ही इसके बाद वह राजधानी देहरादून के लिए रवाना होंगे। अभी अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद वह राजधानी देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो अभी की जो मौजूदा स्थिति है वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नवीन, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। इधर देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस में चंपावत उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। करण महारा गढ़वाल दौरा स्थगित कर देहरादून पहुंचे। आज वरिष्ठ नेताओं के साथ टिकट पर चर्चा होगी। 11:30 में प्रदेश कार्यालय में टिकट पर चर्चा होगी। कल से दोबारा शुरू होगा अध्यक्ष महारा का गढ़वाल दौरा। तो करण महारा जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उत्तराखंड के, उसके बाद से ही लगातार अलग पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, 11:30 में प्रदेश कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। टिकट पर चर्चा होगी। 11:30 का वक्त तय किया गया है। अजीत संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो जब से करण महारा को जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके बाद वो पौड़ी और गढ़वाल के दौरे पर नजर आ रहे हैं और अचानक उनका अब ये देहरादून दौरा, और देहरादून में आज चर्चा होनी है, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी गहनता से मंथन पर लगी हुई है और सीधे तौर पर एक जो स्थिति बनी हुई है, खुद मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से प्रत्याशी होंगे, तो ऐसे में कांग्रेस कहीं से भी नहीं चाहेगी कि वॉकओवर जैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से ही करण महारा लगातार गढ़वाल मंडल का दौरा कर रहे हैं, सभी से उनकी बैठकें हो रही है, बातचीत हो रही है और अब वो दौरा बीच में स्थगित करके राजधानी देहरादून लौटे हैं। और खुद जब मैंने ही करण महारा से बातचीत की थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे के लगभग वो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर भाजपा समेत जो तमाम लोग चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं, उनको लेकर कैसे यहां पर तैयारी करनी होगी तो अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ वो चर्चा करेंगे। और 11:30 बजे के बाद लगभग ये वरिष्ठ नेताओं के साथ एक मुलाकात होगी जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा, चेहरा कौन होगा कांग्रेस का उपचुनाव में, इसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और आज पूरा दिन भर प्रदेश कार्यालय में ही करण महारा मौजूद रहेंगे, यहाँ पर तमाम बातचीत चलेगी, तमाम बैठकों का दौर चलेगा और कल दोबारा जब उनका दौरा शुरू होगा तो उससे पहले लगभग स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होगा आम चुनाव को लेकर, जो उपचुनाव होने जा रहा है चंपावत सीट को लेकर। तो किसी भी स्थिति में कांग्रेस वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य बने हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करण महारा है और दोनों के ही सामने की पहली बड़ी चुनौती चंपावत का उपचुनाव होगा। जी,
चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस भी अब उपचुनाव को देखते हुए काफी गंभीर नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। करण माहरा इसमें एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भी पहुंच रहे हैं। इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो इस भीषण गर्मी में जहां एक तरफ बिजली धोखा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पेयजल का भीषण संकट है। झांसी के कंजा गांव के लोग बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं। 500 की आबादी वाले इस गांव में कई सालों से पेयजल का भीषण संकट है। अब तक स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। देखिए रिपोर्ट। इस भीषण गर्मी में जहां एक तरफ बिजली धोखा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो गया है। जनपद झांसी की मौरानीपुर तहसील के कंजा गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। यहां पेयजल की भीषण समस्या खड़ी हो गई है। ग्राम कंजा जो 500 आबादी वाला गाँव है, यहाँ पर कई सालों से पेयजल का भीषण संकट है। इस गांव के हैंडपंप चौक हो गए हैं, कुएं सूख गए हैं। गांव से 1 किलोमीटर दूर से किसान अपने खेतों से पाइपलाइन डालकर गांव में पानी लाते हैं। एक सूखे हुए कुएं में पानी को स्टोर करते हैं, फिर उस पानी को पूरा गांव इस्तेमाल करता है। पेयजल बिजली की भीषण समस्या को लेकर गाँव में किसान पंचायत की गयी, जिसमें किसानों महिलाओं की पीड़ा सुनी गयी। पंचायत में महिलाओं का दर्द भी सामने आया। बहुत समस्या है। कभी कभी 8-8 दिन नहीं मिलता है तो बहुत दूर से जाते हैं हम लेन। प्यासन मरे जात, बाल बच्चे भूखन मरे जात। पानी बगैर क्या होता है? खाना भी नहीं बना सकते हैं, नहा भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलता है, ना बिल्कुल पानी नहीं है। भूखे प्यासे मर रही है। ना हमारे पास कुछ नहीं है, ना जगह, ना जमीन, ना घर, ना मकान, कुछ नहीं है। हम पानी नल से आता था तो वो भी नहीं मिलता, नल में पानी। किसानों ने कहा कि पानी ना होने की वजह से इस गांव की पेयजल की समस्या को लेकर कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की गई, पर निस्तारण के नाम पर गांव में एक पानी की टंकी स्वीकृत की गई, जिसका काम 1 साल पहले शुरू किया गया। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद आज तक पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। पन्नी कालानी में पन्नी उड़ के चली गई। आवास नहीं मिला, आवास मिला। और क्या परेशानी? पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। वो कोई ऐसी दड़े बाहर है, वो को बाली बच्चे गांव में तड़प रहे। आवास मिलने चाहिए हमको, पानी और लाइट। ऐसी धूप में डली, हमारे पास तो पन्नी तो नहीं, क्या पानी गिरा तो बच्चे उड़ के लेट जाए। तो पानी की बहुत समस्या है बाबूजी। पानी को फेंकते हैं सब, लेने कहीं पानी नहीं मिलता है हमको। ना हमारा कोई घर, ना मकान, कुछ नहीं है, ना कोई लाइट, ना फाइट, कुछ नहीं है बाबूजी। इस गांव की कोई पहली बार पेयजल की समस्या नहीं है, जहां लगभग 15 साल से पेयजल की भीषण समस्या है। आज तक इस समस्या का निराकरण करने में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन निराकरण कराने में सफल नहीं हो पाए हैं। चुनाव के समय नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद ये गांव पानी के लिए संघर्ष लगातार करता रहता है। वहीं पंचायत में ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि गाँव में पुराना तालाब बना था, जिसके सौंदर्यीकरण करने के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें ना तो घाट बनाया गया, ना कोई व्यवस्था है। इस गांव के लोगों को बस उम्मीद है कि कब इनके लिए कोई राहत भरी खबर आएगी, जिससे कि वो पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रह जाए और जो जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था वो पूरा हो सके। झांसी से धर्मेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।